माय नेम इज सर्वेश सिंह, वेलकम टू यू माय क्लास। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? फॉसिल्स, जिसे जीवाश्म कहते हैं। ये टॉपिक हाई स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट में आता है, बीएससी में भी आता है और नीट के एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए, मेरा क्लास अटेंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या आप मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। ओके, तो आपने कर लिया होगा सब्सक्राइब। तो अब सीधे सीधे बात करते हैं इस टॉपिक की। फॉसिल्स क्या होते हैं, जीवाश्म क्या होते हैं, इसके विषय में किसने दर्शाया था, क्या बताया था? इसकी स्थापना तो किसने की थी? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्यूवियर। क्यूवियर ने जीवाश्म विज्ञान की स्थापना की थी। जीवाश्म विज्ञान की स्थापना किसके माध्यम से हुई थी? क्यूवियर के माध्यम से हुई थी। लेकिन एक साइंटिस्ट और आ गए, इटली के साइंटिस्ट आ गए। जो इटली के साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था? इटली के जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? लियोनार्डो दा विंसी। इन्हें फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान के पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें जीवाश्म विज्ञान का पितामह? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जीवाश्म का सबसे ज्यादा अध्ययन किया था, सबसे ज्यादा स्टडी की थी। इसी वजह से लियोनार्डो दा विंसी के लिए फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कहा जाता है या जीवाश्म विज्ञान का पितामह कहा जाता है। इन्होंने वर्ल्ड के अंदर तहलका मचा दिया था, जिससे इन्हें जीवाश्म विज्ञान का पितामह बताया जाता है। अब सीधी सी बात है, जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म ये कहां से मिला है? जीवाश्म एक लैटिन भाषा का, जीवाश्म एक लैटिन भाषा का फोसेलियम वर्ड से लिया गया है। इस वर्ड का सेंस क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है खोद कर निकाली गई वस्तु। इसका अर्थ क्या है? खोद कर निकाली गई वस्तु। खोद कर निकाली गई वस्तु। खोद कर निकाली गई वस्तु। अब खोद करके क्या निकाला जाता है? मिट्टी से क्या निकाला जाता है? चट्टानों से क्या निकाला जाता है? अस्थियां निकाली जाती हैं, अवशेष निकाले जाते हैं। उन्हीं अवशेष या उन्हीं अस्थियों के लिए क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है, फॉसिल्स कहा जाता है। अब बात करते हैं लियोनार्डो दा विंसी ने क्या दर्शाया था, क्या बताई थी इसकी परिभाषा? क्या बताया था? जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के जो अवशेष जो खोद करके प्राकृतिक की चट्टानों से निकाले जाते हैं। क्या बताया था? तो ध्यान दीजिए, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के अवशेष जो प्राकृतिक की चट्टानों से खोद करके निकाले जाते हैं उसे फॉसिल्स कहते हैं या फिर उसे जीवाश्म कहते हैं, ये बताया था। इसके बाद में एक साइंटिस्ट और आ गए जिनका नाम क्या है? द चार्ल्स लायल। क्या नाम है? चार्ल्स लायल के अनुसार जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म किसे कहते हैं? इन्होंने क्या दर्शाया था? प्राकृतिक की चट्टानों से एनिमल्स एंड प्लांट्स के जो अवशेष को प्राप्त किए जाते हैं। क्या दर्शाया था? प्राकृतिक की चट्टानों से एनिमल्स एंड प्लांट्स के जो अवशेष प्राप्त होते हैं उन्हें फॉसिल्स या फिर जीवाश्म कहते हैं। अगर हम इसका अर्थ हिंदी से निकालते हैं, यहां जीवाश्म से निकालते हैं, तो जीव, इसका अर्थ क्या निकलता है? जीव मीन्स क्या होता है? जीव जंतु। इसका मीन्स क्या होता है? जीव जंतु। आस मीन्स क्या होता है? अस्थियां या अवशेष। यानी जीवों के जो अवशेष होते हैं, जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। अब इसकी परिभाषा भी आप दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं परिभाषा में? पृथ्वी की चट्टानों के नीचे, पत्थरों की चट्टानों के नीचे लाखों वर्ष या करोड़ों वर्ष पूर्व जो जीव दब करके नष्ट हो गए, मर गए, और उन जब चट्टानों की खुदाई की जाती है तो क्या मिलता है? वहां पर
क्या मिलता है वहां पर? अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं, और उन्हीं अवशेषों के लिए जीवाश्म कहते हैं। अब एक छोटी सी जानकारी आपको और लेना है कि ये जीवाश्म किस तरीके से बनते हैं, कैसे बनते हैं। मान लीजिए प्राकृतिक के अंदर आपदाएं आती हैं। प्राकृतिक में जब आपदाएं आती हैं तो होता क्या है, क्या क्या होता है प्राकृतिक के अंदर जब आपदाएं आती हैं? तो उस समय जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ है, ओके, ये पहाड़ है, ये पत्थर की चट्टानें हैं, और इस चट्टानों के पास में यहाँ पर प्लांट्स भी हैं, यहाँ पर एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर एनिमल्स भी रहते हैं। और जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो क्या होता है? ये चट्टानें टूटती हैं। अब इन चट्टानों के टूटने से इसके इर्द गिर्द में, इसके पास पड़ोस में जो जीव रहते हैं वो दब जाते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जब ऐसी चट्टानों की खुदाई की जाती है तो क्या मिलता है? जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के अवशेष मिलते हैं। उन्हीं अवशेष के लिए क्या कहा जाता है? फॉसिल्स कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। इस तरीके से ये बनते हैं। तो अब छोटी सी एक बात आगे और करते हैं, उसकी भी जानकारी लेना जरूरी है। क्या जानकारी है? टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म के प्रकार। जीवाश्म कितने प्रकार के होते हैं? जीवाश्म कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूं। जीवाश्म मुख्यतः वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं। जीवाश्म मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, मुख्य रूप से फॉसिल्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? यूनेल पैरिड फॉसिल्स। इसे क्या बोलते हैं? इसे एक्चुअल फॉसिल्स भी कह सकते हैं। और जो दूसरा होता है उसे क्या बोलते हैं? पेट्राइफाइड फॉसिल्स। तीसरा मोल्ड फॉसिल्स। चौथा क्या होता है? प्रिंट फॉसिल्स। ये एक्चुअल फॉसिल्स भी इसे कहा जाता है। ये कैसा फॉसिल्स होता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपरिवर्तित, अपरिवर्तित जीवाश्म। इसे क्या बोलते हैं? अपरिवर्तित जीवाश्म इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रस्तरीकृत जीवाश्म। ओके, इसे क्या कहते हैं? सांचा जीवाश्म, सांचा जीवाश्म। और इसे क्या कहते हैं? छापा जीवाश्म या ठप्पा जीवाश्म भी इसे कहते हैं। इसे ठप्पा जीवाश्म भी कहते हैं। अब बात करते हैं अपरिवर्तित जीवाश्म। आ मीन्स क्या होता है? आ मीन्स होता है नहीं, कभी नहीं। आ मीन्स क्या होता है? नहीं। परिवर्तित, परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे एनिमल्स, ऐसे अवशेष, ऐसे जीव जिनकी बॉडी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अपरिवर्तित जीवाश्म कहते हैं। जब कोई जीव ऐसे स्थान पर नष्ट होता है, ऐसे स्थान पर दब जाता है जहां पर उसकी बॉडी कई वर्षों तक वैसी ही अवस्था में पड़ी रहती है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अपरिवर्तित जीवाश्म कहते हैं। अब आप थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए घरों में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके लिए हम लोग सुरक्षित रखते हैं। कहाँ रखते हैं सुरक्षित हम लोग ऐसी वस्तुओं के लिए? फ्रिज के अंदर रख देते हैं, जिससे वो ताकि सड़ ना सकें, ताकि वो नष्ट ना हो सकें, गल ना सकें, खराब ना हो सकें। ऐसा क्या होता है? कहाँ रख देते हैं? फ्रिज के अंदर रख देते हैं। क्यों रख देते हैं फ्रिज के अंदर? क्योंकि फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? 0 होता है। और जहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है वहां पर वस्तु खराब नहीं होती है, जल्दी नष्ट नहीं होती है, सड़ती नहीं है, गलती नहीं है। क्यों नहीं गलती है? क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये अनएक्टिव कंडीशन में होते हैं, ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं।
जब ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं तो वस्तु को ये सड़ा नहीं पाते हैं, वैसी की वैसी ही वस्तु हमें सुरक्षित मिलती है। तो ध्यान दीजिए, जो अपरिवर्तित जीवाश्म है ये कहाँ मिलते हैं? बर्फ की चट्टानों से। जब कोई बर्फ की चट्टान के नीचे जीव या पौधे या पेड़ दब जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो क्या मिलता है? जीव का संपूर्ण शरीर मिलता है। वहां पर उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। इस तरीके के जो जीवाश्म होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अपरिवर्तित जीवाश्म कहते हैं या फिर एक्चुअल फॉसिल्स कहते हैं। उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बर्फ में अगर कोई जीव दब जाएगा तो क्या होगा? उसकी संपूर्ण बॉडी वैसी ही बनी रहेगी, उसकी बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे जो जीवाश्म मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? अपरिवर्तित जीवाश्म कहा जाता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट बात करते हैं प्रस्त्रीकृत जीवाश्म। ये जीवाश्म हमें कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। जब समुद्री कोई चट्टान टूटती है, गिरती है, खिसकती है, जिसमें जीव दब जाते हैं, तो होता क्या है? जीव तो दब जाता है, लेकिन जब जीव दब जाता है तो जीव के जो कोमल अंग होते हैं, जैसे मांसपेशियां, कोमल अंग होते हैं, वो तो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं, या फिर किसी अन्य जीव के माध्यम से उन्हें खा लिया जाता है, उनका शिकार बना लिया जाता है, उनका भोजन बना लिया जाता है। क्या बचता है वहां पर? यानी ऐसे जीव जो समुद्र के अंदर मर जाते हैं, दब जाते हैं, वहां पर उनके कोमल अंग नष्ट हो जाते हैं। क्या बचता है? उनका ढांचा बचता है। उस ढांचे के अंदर सिल्का भर जाता है, चूना भर जाता है, खनिज पदार्थ भर जाते हैं, जिससे उनका ढांचा कैसा हो जाता है? पत्थर के समान जम जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ऐसे जो अवशेष प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रस्त्रीकृत जीवाश्म कहते हैं, जो पत्थर के समान हार्ड होते हैं, जटिल होते हैं। जैसे अस्थियां आ जाती हैं, इसमें अस्थियां आ जाती हैं और क्या आ जाते हैं? दांत आ जाते हैं। ये कैसे जीवाश्म होते हैं? प्रस्त्रीकृत जीवाश्म कहलाते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट बात करते हैं सांचा जीवाश्म। तो सांचा जीवाश्म क्या होते हैं? सीधी सी बात है, जब कोई जीव किसी कीचड़ में फंस जाता है, जब कोई जीव किसी कीचड़ में फंस जाता है या किसी दलदल में फंस जाता है और दबने के बाद उस दलदल में दब जाता है, कीचड़ में दब जाता है, तो होता क्या है? सारा जीव का जो संपूर्ण शरीर होता है वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन होता क्या है? वहां पर क्या मिलता है? उस कीचड़ के अंदर उसकी आकृति बन जाती है, उसकी संरचना बन जाती है। तो वही संरचना जब प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? सांचा जीवाश्म कहते हैं। उसका आकार बन जाता है, उसकी संरचना बन जाती है। और जब ऐसे अवशेष प्राप्त होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सांचा जीवाश्म कहा जाता है, मोल्ड फॉसिल्स कहा जाता है। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्या है? प्रिंट फॉसिल्स, छापा जीवाश्म। यह भी एक तरीके से सांचे जीवाश्म की तरह है। सांचा जीवाश्म की तरह ये भी एक तरीके का जीवाश्म है, जिसे प्रिंट फॉसिल्स या फिर छापा जीवाश्म कहते हैं, या फिर इसे ठप्पा जीवाश्म भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? जब ये जीव किसी चट्टान से दब जाते हैं तो मरने से पहले इनका प्रिंट बन जाता है उन चट्टानों पर, उनकी छाप बन जाती है उन चट्टानों पर। और जब ऐसे चट्टानों से मिलते हैं अवशेष देखने के लिए तो क्या प्राप्त होता है? तो उसे क्या कहते हैं? जब ऐसी चट्टानों के लिए देखते हैं जिस पर जीवों की छाप होती है, जीवों के प्रिंट मिलते हैं, तो ऐसे जीवाश्म के लिए क्या कहते हैं? ठप्पा जीवाश्म, छापा जीवाश्म या प्रिंट फॉसिल्स उसे कहते हैं। तो इस तरीके से ये जीवाश्म चार प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। अब एक थोड़ी सी बात और करते हैं इसमें कि इंपॉर्टेंस इसका क्या है, जीवाश्म का महत्व क्या है, जीवाश्म का क्या महत्व है, क्या होते हैं जीवाश्म, ये कहाँ कहाँ यूजफुल होते हैं, क्या इससे लाभ होता है जीवाश्म से, कहाँ कहाँ इसका अध्ययन किया जाता है। ये जीवाश्म मुख्य रूप से जो जीवाश्म होते हैं वो जैव विकास में सहायता करते हैं, जैव विकास का अध्ययन करने में ये हेल्प करते हैं। जीवों का विकास कैसे हुआ, जीवों की उत्पत्ति कैसे हो गई, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें अधिकांश मात्रा में कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? जीवाश्म से मिलती है।
तो आइए अब क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स। जीवाश्म का महत्व क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है। तो जब जीवाश्म की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है। जब किसी जीव का अवशेष प्राप्त होता है, कोई अस्थि प्राप्त होती है, तो उससे विशेष स्टडी करने पर उस जीव का ढांचा, उसकी आकृति, उसकी संरचना को ज्ञात किया जा सकता है। उसकी आकृति, उसकी संरचना ज्ञात की जा सकती है। जीव की संरचना को ज्ञात किया जा सकता है, उसकी आकृति का पता लगाया जा सकता है, उसकी आकृति का पता लगाया जा सकता है। और क्या, और ये तक पता लगाया जा सकता है कि ये जीव किस एज में इस चट्टान के नीचे दब गया था जिससे इसकी मृत्यु हो गई। उस समय उसकी एज क्या थी, उसकी आयु क्या थी। उसकी आयु का भी पता किसके माध्यम से लगाया जा सकता है, जीवाश्म की स्टडी करने से लगाया जा सकता है, जीवाश्म का अध्ययन करने से लगाया जा सकता है। उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है, और यहां तक कि पता लगाया जा सकता है जिस चट्टान के नीचे ये दबता है, जिस चट्टान के नीचे इसकी डेथ हो जाती है, तो वो चट्टान की भी आयु का आकलन लगाया जा सकता है। उस चट्टान का भी आकलन लगाया जा सकता है, इस चट्टान की आयु कितनी थी, ये चट्टान टूटी थी तो कितने वर्ष की ये चट्टान हो चुकी थी। यानी चट्टान की आयु भी ज्ञात की जा सकती है, चट्टान और जीव की आयु। इसके अलावा और विशेष स्टडी करते हैं तो क्या पता चलता है, जो जीव मरा था, जिसके अवशेष मिलते हैं, उसका हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव और आवास भी उसका ज्ञात किया जा सकता है। क्या पता लग सकता है, स्वभाव और उसका आवास, स्वभाव आवास, ये भी पता लगाया जा सकता है जब जीवाश्म का विशेष अध्ययन करते हैं। जैसे उसका आवास कैसा था, वो कहाँ पर रहना पसंद करता था, एक्वेटिक एनिमल्स था या टेरेस्ट्रियल था, स्थलीय था, जलीय था या वायु में रहना पसंद करता था, यह भी पता लगाया जा सकता है जब हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। यानी किस प्रकार की जलवायु के अंदर, यहां तक पता लगाया जा सकता है कि उसकी जलवायु, कि वहां पर जलवायु कैसी होती है जिस जलवायु में ये रहना चाहता है। कह सकते हैं एटमॉस्फेयर का भी पता लगाया जा सकता है कि किस एटमॉस्फेयर में ये रहना पसंद करता था, कि जब ये रहता था, जिस वातावरण में रहता था वो ठंडा था या फिर गर्म था। ऐसे वातावरण का भी पता जीवाश्म की स्टडी करने से पता लगाया जा सकता है। और यहां तक कि एनिमल्स ये खाता क्या है, हर्बीवोरस है यानी शाकाहारी है, कार्निवोरस है, मांसाहारी है, या फिर ओमनिवोरस है, सर्वाहारी है। यहां तक पता लगाया जा सकता है कि ये एनिमल्स कैसा है, फूड में लेता क्या है, शाकाहारी है, मांसाहारी है या फिर सर्वाहारी है। यानी उसका फूड भी पता लगाया जा सकता है, फूड शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, यहां तक पता लगाया जा सकता है। और यहां तक विशेष रूप से जब अध्ययन किया जाता है, तो यहां तक पता लगाया जा चुका है, जो कैमल होता है, एलिफेंट होता है, हॉर्स होते हैं, इनकी संपूर्ण वंशावली का पता लगाया जा चुका है। कह सकते हैं संपूर्ण एनिमल्स की संपूर्ण वंशावली का पता किसके माध्यम से लगाया जा सकता है, इस फॉसिल्स के माध्यम से लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से फॉसिल्स की जब स्टडी करते हैं, जब अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब क्या है, जैव विकास का निर्माण कैसे हो गया, इसका अर्थ क्या निकलता है, जैव विकास के निर्माण में किस तरीके से ये फॉसिल्स लाभदायक सिद्ध होते हैं। यानी संपूर्ण जीवों की वंशावली को सिद्ध करने के लिए फॉसिल्स की स्टडी की जाती है, जिसके माध्यम से जीव की सारी वंशावली को ज्ञात किया जा सकता है। उसकी एज, उसका खाना, उसका आवास, उसकी वहां पर की जलवायु कैसा है, सारी संरचना, सारी ढांचा, उसकी सारी आकृति का पता लगाया जा सकता है। एक चीज और भी है फॉसिल्स के माध्यम से, वो भी आपको जानकारी लेना जरूरी है। जो मिनरल्स होते हैं अर्थ के अंदर, मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं, ऑयल है, तेल है, पेट्रोलियम है, इन सारी चीजों का भी पता फॉसिल्स के माध्यम से लगाया जा सकता है। फॉसिल्स इन सारी चीजों की क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, सूचक होते हैं, सूचक बताया जाता है। तो इस तरीके से फॉसिल्स लाइफ के लिए या
जैव विकास का अध्ययन करने के लिए ये आवश्यक होते हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यस, ठीक है, ओके। जिन स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये वीडियो समझ में आई है वो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसे शेयर भी कर ले और उसे लाइक भी कर दें। थैंक यू।